हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, वेलकम करता हूं आपका हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा लेक्चर क्या है? हमारा लेक्चर है अध्याय नंबर 11, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग का प्रयोग किया, अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, उसको हम पढ़ेंगे। तो उसे पढ़ने से पहले लगभग 1-2 वीडियोस हमने इस चैप्टर की, इस अध्याय की पहले पब्लिश कर दिए। तो उनमें हमने क्या पढ़ा उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। पीछे भी जाना जरूरी होता है ताकि आपको पता लगे कि हम इसमें पीछे क्या पढ़ा चुके हैं जो आज से भी संबंधित है। तो आज से संबंधित इसके पिछले लेक्चर्स में परमाणु की बात हमने की, वहां पे कि परमाणु शब्द पहली बार यूनानी द्वारा दिया गया, यूनानी दार्शनिकों द्वारा सबसे पहले परमाणु शब्द दिया गया। और परमाणु शब्द देने के बाद में इसके बाद आती है कि इसके बारे में खोजा जाना कि अब इसके अंदर नया क्या है। परमाणु को बताया गया ये सबसे छोटा है, सूक्ष्मतम है, ये अभेद है, ये अविभाज्य है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ इसके बारे में गणनाएं आई। ठीक है, कुछ तथ्य इस तरह के निकल गए कि इसके बारे में ऐसा कुछ कहा जा सका। उसके बाद बात करते हैं तो आए जो डाल्टन ने इसके बारे में कुछ ना कुछ अपनी थ्योरी देने की कोशिश की। इसके बाद फिर आए जे थॉमसन। तो जे थॉमसन जब आए तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। पहली बार इलेक्ट्रॉन को बताया गया, इलेक्ट्रॉन के बारे में कहा गया कि ये ऋणावेशित कण होता है इलेक्ट्रॉन, और इसका जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम का इसका वजन होता है। यानी कि इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि इसका जो द्रव्यमान है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये बताया गया। इसी के दौरान जो चल रहे थे बैकरल चल रहे थे, वो रेडियो एक्टिवता की खोज कर रहे थे। तो रेडियो एक्टिवता हम कहाँ पढ़ेंगे? लगभग 13वां चैप्टर आपका आएगा रेडियो एक्टिवता का। तो वहां पे हम रेडियो एक्टिवता की उन्होंने खोज की, उसी दौरान वो उस पर काम कर रहे थे। तो वे क्या करा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन के बारे में भी उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है होते हैं। तो इसका मतलब जे थॉमसन के जो इलेक्ट्रॉन की बात थी उसको उन्होंने पुष्टि कर दी, उसको कहा, सही ठहरा दिया। तो यहां बात आ गई बैकरल की। उसके बाद में जे थॉमसन ने क्या किया? अपना परमाणु मॉडल दिया। एक क्या दिया? परमाणु मॉडल दिया। और परमाणु मॉडल देने में उन्होंने बताया, क्या बताया? ये बताया कि धनावेशित गोला होता है परमाणु, और उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश होता है जो कि बराबर संख्या में होता है। और ऋणावेश यानी कि क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऋणावेश उतना ही होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी होती है जितना अंदर धनावेश होता है। और इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी इस मॉडल को कहा जाता है। यानी कि थॉमसन का, यानी थॉमसन एक ही बात है। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके बारे में एक डिटेल्ड हमने वहां पे चर्चा की है, वहां पे बात की है। तो वो बातें आपको कहां से मिलेंगी? हमारे वीडियोस से मिलेंगी। और वो वीडियोस कहां मिलेंगे? हमारी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, यानी ब्लूप्रिंट डिजिटल की प्लेलिस्ट में आप जाकर हमारी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं और उसे वहां पर देख सकते हैं। और देखना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि आज का ये लेक्चर कब समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा, अच्छी तरह आएगा, क्योंकि आज भी हम बताएंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे उसमें भी। परंतु पुराना देखना इसलिए जरूरी होता है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम हर लेक्चर में नहीं कह सकते। ठीक है, तो वहां से आप उन लेक्चर्स को जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड के बहुचर्चित अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने परमाणु नाभिक की खोज का मार्ग खोला था। रदरफोर्ड के मॉडल से पहली बार पता चला कि नाभिक भी होता है परमाणु में। और नाभिक में क्या होता है? संपूर्ण धनावेश होता है। तो पढ़ते हैं ये क्या कहता है। तो नाभिक की खोज का इन्होंने मार्ग खोला। नाभिक की खोज यहीं से रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से ही हुई। अल्फा कण क्या होता है? पहले तो आप ये समझोगे अल्फा कण होता क्या है। अल्फा कण द्विआयनित हीलियम नाभिक होता है, यानी कि डबली आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस को हम अल्फा कण कहते हैं। हीलियम नाभिक की पहले खोज हो चुकी थी, तो हीलियम नाभिक को इन्होंने क्या कहा? उसे अल्फा कण कहा। क्या कहा? अल्फा कण कहा उसे। और उसका जो सूत्र होता है, यानी कि उसे जो जिससे बताया जाता है, समझ, जो प्रतीक होता है उसको, वो होता है He। और He पर 2+ लगा होता है, यानी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन है इसमें।
इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 4 गुना होता है। जितना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान होगा उस परमाणु के द्रव्यमान का 4 गुना होगा, और इस पर जो आवेश होगा वो 2e होगा। क्या होगा? दुगना होगा। जितना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान आवेश होगा उसका दुगना होता है। आवेश क्या होता है? दुगना होता है। और द्रव्यमान कितना होता है? 4 गुना होता है। अब यहाँ बात आती है रेडियो एक्टिव पदार्थ की। किसकी आती है? रेडियो एक्टिव पदार्थ की। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे कि होते हैं रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम। तो ये 3-4 तरह के पदार्थ यहाँ बताए हुए हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होते हैं? हल्का सा मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसलिए दूंगा कि ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा होता है। आपने देखा होगा कई बार कि जब कुछ वस्तु ऐसी होती हैं, कुछ खिलौना आप समझ लो, या फिर आप ये समझ लो कि आपके जो रिस्ट वॉच होती है, यानी कि हाथ में बांधने वाली घड़ी होती है, या फिर दीवार की घड़ियां भी होती हैं, कई बार अंधेरे कमरों में भी वो दिखती हैं। उनके जो सुई हैं वो चमकती हैं, चलती हैं। ठीक है, कई बार जो है आपकी हाथ की घड़ी में भी ऐसा होता है। या फिर कुछ इस तरह के खिलौने आते हैं जो कि अंधेरा करने पर वो चमकते हैं, यानी कि हरे रंग के वो दिखाई देते हैं। तो वो क्या है? वो रेडियम है। क्या है वो? रेडियम है। तो रेडियम क्या? अंधेरे में भी चमकता है। ऐसे ही इसी प्रकार से यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, तो आदि जो पदार्थ होते हैं इनसे क्या निकलती है? स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं। इनसे किरणें निकलती रहती हैं। यदि ये रखे भी हुए हैं कहीं पे तो इनसे स्वतः उत्सर्जित ये होते रहते हैं। इनसे स्वतः उत्सर्जन के द्वारा किरणें निकलती रहती हैं, कण निकलते रहते हैं। इसी वजह से इनमें अंधेरे में भी प्रकाश होता है। क्या होता है? अंधेरे में भी प्रकाश होता है। तो ये वास्तविक रूप में ये मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों का जो क्या करते हैं, बहुत सारी बीमारियां इनसे होती हैं। जैसे कि कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। तो कैंसर रेडियो एक्टिव पदार्थ से हो जाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के इस्तेमाल से, उपयोग से कैंसर भी हो जाता है। परंतु रेडियो एक्टिव पदार्थ में कुछ अच्छे कण भी निकलते हैं जिनका जो है मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है जगह जगहों पर। तो उसमें कौन सा कण है? एक अल्फा कण। तो अल्फा कण जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम आदि से स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं। अल्फा कण अपने आप निकलते रहते हैं, यानी कि हीलियम नाभिक क्या होता है? अपने आप निकलता रहता है। यदि कहीं रखे हुए भी हैं, दबे हुए हैं कहीं पे, तो वहां पर अल्फा कण इनसे अपने आप निकलते रहते हैं। आगे बात समझ में आपको? इसके बाद चलते हैं सन 1911 की। सन 1911 में क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने और उनके कुछ सहयोगी थे, एच गाइगर उनके सहयोगी थे, और एक थे ई मार्सडेन उनके सहयोगी थे। तो 2 सहयोगियों के साथ में उन्होंने कुछ प्रयोग किए। वो प्रयोग क्या थे? वो प्रयोग थे रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम के साथ में। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो पोलोनियम था उससे उत्सर्जित होने वाले उच्च गतिज ऊर्जा वाले अल्फा कणों के बारीक पुंज को एक पतले स्वर्ण पत्र पर गिराया। तो उन्होंने प्रयोग किया रेडियो एक्टिव पदार्थ पोलोनियम से निकलने वाले अल्फा कण का, और उस अल्फा कण को कहाँ गिराया उसने? उन अल्फा कणों को गिराया उन्होंने सोने की पन्नी पर। किस पर? सोने की पन्नी पर। स्वर्ण पत्र क्या है? ये सोने की, सोना तो जानते हो आप, सोना, गोल्ड। तो गोल्ड की पन्नी पर गिराया, स्वर्ण पत्र जिसे कहा जा रहा है यहाँ पे। और उसकी मोटाई कितनी ली इन्होंने? इतनी ली, 2.1 10⁻⁻⁷ मीटर ये मोटाई ली उस स्वर्ण पत्र की। इस पर इन अल्फा कणों को गिराया गया, और गिराने के बाद कुछ परिणाम उनके देखे गए, और उसके आधार पर ये सारी बातें निकल आएंगी कि यहाँ पर नाभिक की खोज हो गई। यह पूरा प्रबंध निर्वात में रखा गया। कहाँ रखा गया पूरा प्रबंध? यानी कि पूरी व्यवस्था। पूरा प्रबंध का मतलब क्या है? पूरा जो उपकरण बनाया गया, और उपकरण बनाकर उसे कहाँ रखा गया? निर्वात में रखा गया। तो निर्वात से मतलब क्या है? निर्वात से मतलब है कि वहाँ पर कोई किसी प्रकार की वायु वगैरह नहीं है, यानी कि वायु का प्रतिरोध किसी प्रकार का वहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ये ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि अल्फा कण जो है वायु कणों से मार्ग में ना टकरा जाएं और अपनी ऊर्जा खत्म ना कर दें। यानी कि यदि वहाँ वायु भी होती तो वायु के कणों से टकराते अल्फा कण, और अल्फा कण टकराते तो उनकी ऊर्जा नष्ट हो जाती। तो इसलिए यहाँ पर निर्वात रखा गया। ठीक है, तो निर्वात रखकर इस प्रयोग को करा गया। फिर क्या बात आती है? स्वर्ण पत्र से टकराकर अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं। इन्होंने ये पाया कि जब अल्फा कणों को
जो रेडियोएक्टिव पदार्थ पोलोनियम से निकल रहे थे अल्फा कण, उन पर अल्फा कणों को जब सोने की पन्नी पर, गोल्ड की पन्नी पर उस पर डाला गया तो वे अपने मार्ग से टकराकर इधर उधर बिखर जाते थे। क्या हो जाते थे? बिखर जाते थे। जैसे कि गए पन्नी पर और पन्नी पर कुछ तो पार होकर चले गए, कुछ इधर घूम गए, कुछ इधर घूम गए, किसी की डायरेक्शन कुछ हो गई, किसी की डायरेक्शन कुछ हो गई, तो अपने मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए वो, यानी सीधे जा रहे थे और सीधे जाकर कोई इधर मुड़ गया, कोई ऐसे मुड़ गया, कोई पीछे की तरफ आ गया, कोई इधर मुड़ गया, कोई सीधा निकल गया। तो ऐसे कणों ने बिहेव किया, वहां पे ऐसे कणों का व्यवहार दिखाई दिया। तो अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। इस क्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं, यही क्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। तो स्वर्ण पत्र से विभिन्न कोणों पर विक्षेपित, तो जो थे अल्फा कण विभिन्न कोणों पर विक्षेपित हुए और उन अल्फा कणों को संसूचक सूक्ष्मदर्शी द्वारा गिना गया। तो जो कण विक्षेपित होते रहे उनके आगे एक सूक्ष्मदर्शी लगा दी जाती है, यानी कि ये संसूचक लगा दिया जाता है। ये इसे सूक्ष्मदर्शी लगा दी यहाँ पे संसूचक की जगह। ये संसूचक क्या था? ये स्केल पर, ये वृत्ताकार स्केल पर घूम सकता है ये, और घूम घूम कर ये इनकी पोजीशन देखता रहा कि कहाँ कहाँ कण जा रहे हैं, किन किन कोणों पर आ रहे हैं। तो सूक्ष्मदर्शी ने इनको गिना, ठीक है, गिना, जिसके आधार पर रदरफोर्ड ने अग्रलिखित महत्वपूर्ण तथ्य दिए। और रदरफोर्ड ने 1, 2 और एक तीसरा तथ्य और है इसमें, जो कि अभी बोर्ड पे जगह कम रहने की वजह से मैंने अभी लिखा नहीं है, नोट नहीं किया है। तो मैं कुछ मैटर को रब करूंगा और उसके बाद उस पॉइंट को लिखूंगा। पहले मैं इससे पहले कि वो मैं इसे रब करूं तो मैं आपको 2 पॉइंट से समझा देता हूं। तो ये लगभग 3 पॉइंट्स दिए इन्होंने। तो 3 पॉइंट्स क्या हैं वो हमें समझने हैं, तो पहले 2 पॉइंट्स लिखूंगा, इनको समझा देते हैं। तो पहले चित्र देख लेते हैं, चित्र में क्या दिया हुआ है। तो चित्र में जो दिया हुआ है उसे देखते हैं। इन्होंने क्या करा, ये मान लो कि ये यहाँ पे कोई पोलोनियम रखा हुआ है, ठीक है, पोलोनियम रेडियोएक्टिव पदार्थ अंदर रखा हुआ है, इससे अपने आप अल्फा कण निकल रहे हैं। तो अल्फा कण निकले यहाँ से, अल्फा कणों के सामने ही जहाँ से भी निकल रहे थे उसके सामने इन्होंने एक सोने की पन्नी का व्यवस्था की। यानी सोने की पन्नी कहाँ रखी? ये सोने की पन्नी, क्या है ये? स्वर्ण पत्र, इसे इन्हीं के लैंग्वेज में लिख देते हैं स्वर्ण पत्र, ये रखा हुआ है। और इस स्वर्ण पत्र पर ये जाता है, ये पर्दा लगाया हुआ है चारों तरफ, ताकि केवल रास्ता जो मिले वो केवल यहीं से मिले। तो यहाँ से जाता है, कोई इधर मुड़ जाता है टकराने के बाद में, कोई पार होकर इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला जाता है, कोई इधर चला, कोई वापस आ जाता है, कोई इधर चला जाता है। तो इस प्रकार से इसे दिखाया हुआ है। और इसका जो डिटेल्ड जो चित्र है वो इसमें है, जो कि कहाँ से कहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का है। जो नीचे का चित्र है वो अलग है। तो इसमें अल्फा कण का स्रोत, जो कि यहाँ स्रोत दिखाया हुआ था वो ऐसा दिखा दिया, ये अल्फा कणों का स्रोत है। यहाँ से अल्फा कण जाती हैं, अल्फा कणों का पुंज जाता है, किरण पुंज यहाँ से निकलते हैं। लेड की ईंटें लगा दी यहाँ पे, लेड एक धातु है, तो धातु की ईंटों के बीच में से रास्ता दिया अल्फा कणों के गुजरने का, तो गुजरते हैं। और ये पन्नी है, क्या है? स्वर्ण पत्र कहाँ है? ये है। कितना मीटर मोटाई का स्वर्ण पत्र है? 2.1 10⁻⁻⁷ मीटर पतला स्वर्ण पत्र, और ये लक्ष्य है, इस पर ये जाके टकराते हैं। और टकराने के बाद कुछ तो सीधे निकल जाते हैं, कुछ थीटा कोण पर निकल जाते हैं नीचे। थीटा कोण देख रहे हो? थीटा कोण में कुछ टकरा कर यहाँ टकराए और वापस आ गए, तो वापस आ गए, कुछ टकरा कर, कुछ सीधे निकल गए टकरा कर, मतलब गुजर कर चले गए, कुछ थीटा कोण पर घूम गए, कुछ 90 के कोण पर घूम गए, कुछ 90 डिग्री पर घूम जाएंगे। इस प्रकार से ऐसे भी चले जाते हैं, कुछ 90 डिग्री पर ऐसे चले जाएंगे, इस प्रकार से ऊपर की तरफ चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये विचलित हुए। तो कहा हुआ थीटा कोण पर कुछ कण बड़े कोण थीटा से विचलित हो जाते हैं। 8000 में से लगभग एक पुनः परावर्तित हो जाते हैं। लगभग 8000 अल्फा कणों में से 8000 कणों में से केवल एक ऐसा कण होता है जो वापस आता है, वापस लौट के आ जाता है। बाकी लगभग नहीं तो सारे किसी न किसी कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। ये इसमें बताया गया फिगर के माध्यम से। अब इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। तो पॉइंट्स में क्या कहा गया है, कौन सा तथ्य है इसका महत्वपूर्ण तथ्य? देखो, अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे पार निकल जाते हैं। अधिकांश जो होते हैं वो स्वर्ण पत्र से सीधे निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं? सीधे निकल जाते हैं, बिना विक्षेपित हुए। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। अब हमने ये बताया था कि कोई भी जो पदार्थ होता है, पदार्थ के अंदर क्या होता है?
पदार्थ के अंदर परमाणु होते हैं। जैसे कि ये क्या दी हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या दी हुई है, स्वर्ण पत्र दिया हुआ है। तो स्वर्ण पत्र में भी परमाणु होंगे, छोटे छोटे परमाणु होंगे। तो हमने मान लिया कि ये परमाणु है जगह जगह पर, यहाँ परमाणु, यहाँ परमाणु, यहाँ परमाणु, मतलब जगह जगह पर परमाणु ही परमाणु है। तो एक परमाणु के अंदर किरण गई, अल्फा कण गए, बिना टकराए सीधे निकल गए। तो यानी कि जो परमाणु है हमारा इस प्रकार का, और अल्फा कण यहाँ से आते हैं, इसके अंदर परमाणु है कोई सा, ये मैंने एक परमाणु निकाल लिया कोई सा, इसके अंदर से गए तो वो सीधा निकल गया। कहाँ निकल गया, सीधा बिना टकराए निकल गया। दूसरा आया वो भी बिना टकराए निकल गया। ठीक है, ये आया, ये भी बिना टकराए निकल गया, ये भी बिना टकराए निकल गया, सीधे निकल गए। ठीक है, अल्फा कण क्या हुए, सीधे बिना टकराए ये पार हो गए। ठीक है, यही कहा हुआ है इसमें। तो बिना टकराए क्या निकल जाते हैं, पार निकल जाते हैं। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा इसके बारे में, परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। इसका मतलब यदि ये टकरा नहीं रहे किसी भी चीज से अंदर, तो इसका मतलब परमाणु जो है काफी भाग उसका खोखला है। क्या है, खोखला है। तो खोखला है तो वो सीधे निकल जाएंगे, किसी चीज से नहीं टकराएंगे, वो सीधे पार हो जाएंगे। दूसरा बिंदु क्या कहता है इसका, दूसरा बिंदु कहता है कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से छोटे कोण 90 से कम कोण पर विक्षेपित हो जाते हैं। ये कहता है कि कुछ अल्फा कण जाते हैं जो अंदर, जैसे कि ये गया और यहाँ ये टकरा गया किसी चीज से, यहाँ कोई चीज है। ठीक है, यहाँ कोई चीज है, यानी कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर जिससे ये टकराया जाकर, और टकराने के बाद में विक्षेपित हो गया। क्या हो गया, विक्षेपित हो गया इस कोण पर, जो सीधा ना जा करके वो विक्षेपित हो गया, टकराकर नीचे की ओर चला गया, टकराकर यहाँ चला गया। तो इस प्रकार से ये टकराकर इधर चला गया, ये चला गया। तो टकराने के बाद में थीटा कोण पर ये विक्षेपित हो गया। तो कुछ हो सकता है कहीं और भी हो, जैसे कि यहां भी हो सकता है, ये यहां ना होकर यहां भी हो सकता है। तो यहां से टकराया और यहां सीधा जाने के बजाय इधर चला गया। किधर चला गया, इधर चला गया। तो अल्फा कण यहां से आ रहा था, टकराया, नीचे की ओर चला गया, इधर की ओर चला गया। तो यही बात ये कहता है कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं। अल्फा कण धनावेशित होते हैं। ये कह रहा है अल्फा कण जो होते हैं वो धनावेशित होते हैं। मैंने आपको दिखाया भी था ये He2+, 2+ का मतलब है धनावेशित है। अतः ये किसी धनावेशित वस्तु से ही विक्षेपित हो सकते हैं। अब आप एक चीज समझो कि धनावेशित किससे प्रतिकर्षित होगा, यानी कि टकराकर ये जो है विक्षेपित हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये टकराकर विक्षेपित तब हो रहे हैं जब धनावेश से ही टकराया हो। यानी कि बाहर से जो धनावेश जा रहा है, यानी कि अल्फा कण जो जा रहा है, वो अपने जैसे ही किसी धनावेश से टकराया हो, तभी वो प्रतिकर्षित होगा। यानी कि एक चीज मान के चलो कि जैसे कि दो चुंबक होती हैं, ये मैंने कहा कि ये चुंबक है और ये दूसरी चुंबक है। ये क्या है, इसका नॉर्थ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल। तो जब इसे पास ले जाओगे आप, तो ये प्रतिकर्षित होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिकर्षित होती हैं। ये एक दूसरे को वापस हटाती हैं। और जो यदि यहाँ पे नॉर्थ होता और यहाँ चुंबक का साउथ होता, तो ये चिपक जाती हैं आपस में। क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। ये दूर हटाती हैं अपने आप को। तो यही इसी तरह से ही होता है कि यदि यहाँ पर नॉर्थ की जगह क्या है, धनावेश है, और यहाँ भी धनावेश है, ठीक है, तो ये प्रतिकर्षित करती हैं। तो एक दूसरे को अपने से दूर करती हैं, हटाती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं। और जबकि यदि ये क्या होता है, एक में प्लस होता और एक में माइनस होता, तो ये एक दूसरे में आपस में चिपक जाती। तो ये जो टकरा रही थी, टकराकर अलग दूसरे में इधर भाग रही थी, मतलब दूसरी जगह विक्षेपित हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फा कण जो जा रहा है वो धनावेशित से ही टकराया है। यानी कि धनावेशित ही कोई भाग है जिससे वो टकराया है, और टकराने के बाद उसने उसे प्रतिकर्षित कर दिया दूसरी दिशा में। ठीक है, क्लियर है चीज। तो ये कहता है अल्फा कण धनावेशित होते हैं, अतः ये किसी धनावेशित वस्तु से ही विक्षेपित हो सकते हैं। विक्षेपित किससे हो सकते हैं, धनावेशित वस्तु से ही विक्षेपित हो सकते हैं। इस आधार पर रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के अंदर एक छोटे से स्थान पर केंद्रित रहता है। इसने निष्कर्ष यहाँ से निकाला कि परमाणु के अंदर जो ये पदार्थ है जिससे प्रतिकर्षित होकर वे विक्षेपित हो रहे हैं, वो क्या है, कोई धनावेश है। क्या है वो, कोई धनावेश है जो किसी बिंदु पर केंद्रित है, किसी ना किसी बिंदु पर वो रखा हुआ है।
ठीक है, यह एक समान रूप से वितरित नहीं हो सकता, जैसे टॉमसन ने माना था। टॉमसन ने कहा था अपने मॉडल में कि यह समान रूप से जो धनावेश है, उस टॉमसन ने ऐसा कुछ कहा था कि जैसे कि ये परमाणु है, परमाणु उसने कहा था धनावेश यहाँ भी है, 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 इस प्रकार से वितरित है, चारों तरफ है। जबकि रदरफोर्ड ने क्या कहा, ऐसा नहीं है, उसने कहा किसी एक जगह पे है। जैसे कि गोला है तो किसी एक जगह पे, चाहे तो यहाँ हो सकता है, यहाँ ना होगा तो यहाँ हो सकता है, यहाँ ना हुआ तो वो यहाँ हो सकता है, तो किसी एक जगह पर है धनावेश, यानी कि जो प्लस है ये वो किसी एक जगह पर है, वो चारों तरफ नहीं फैला हुआ। तो यही कहता है कि यह एक समान रूप से वितरित नहीं हो सकता, जैसा टॉमसन ने माना था। तो यहाँ भी टॉमसन की थ्योरी फेल हो गई, रदरफोर्ड की थ्योरी जो है उसे मान लिया गया और टॉमसन की थ्योरी को फेल कर दिया गया। ठीक है, इसी वजह से भी टॉमसन का मॉडल जो था जो है मान्य करार दिया गया। कुछ ये मैटर रब करेंगे और साथ में इसका तीसरा पॉइंट लिखते हैं और आगे का मैटर लिखते हैं। ठीक, तो बच्चों ये तीसरा पॉइंट जो अभी रह गया था, जो मैं बता रहा था 3 पॉइंट हैं इस तरह के, तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है अल्फा कण, कुछ अल्फा कण जो होते हैं अपने मार्ग से अधिक कोण यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा कोण पर प्रकीर्णित होकर कहाँ चले जाते हैं, वापस लौट आते हैं। क्या लौट आते हैं, वापस लौट आते हैं। तो कुछ जो अल्फा कण होते हैं, जैसे कि कुछ जो अल्फा कण होते हैं वो वापस की तरफ आ जाते हैं, यानी कि वापस आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो टकराते हैं यहाँ पे और यहाँ से दूर से ये वापस हो जाते हैं। तो जैसे कि चित्र यहाँ पर दिखाया हुआ है, इसमें आप समझ सकते हो कि कुछ अल्फा कण तो ऐसे होंगे जो बिल्कुल सीधे निकल जाते हैं। देखो सीधा निकल गया, ये बिल्कुल सीधा निकल गया। और आप एक चीज देख रहे हो, जो हम टकराने की बात कह रहे हैं कि अंदर जाकर किसी वस्तु से टकराता है ये, तो एक्चुअली टकराता नहीं है। टकराने के अलावा इसका जो शब्द इसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए वो होना चाहिए प्रतिकर्षित होना, यानी कि ये धनावेश है और यहाँ से भी क्या जा रहा है, अल्फा कण जो जा रहा है वो भी धनावेशित है। तो धनावेशित कण जब धनावेशित नाभिक के पास पहुंचता है तो वो थोड़ी सी दूरी से ही वो प्रतिकर्षित हो जाता है और वो दूसरी दिशा में चला जाता है। तो जैसे कि ये सीधा चला गया, ये नाभिक से काफी दूरी पे था तो सीधा चला गया। ये दूसरा वाला आया तो दूसरा वाला नाभिक से थोड़ी सी कम दूरी हुई उसकी, तो वो जो है प्रतिकर्षित हो गया एक कोण पर, किसी कोण पर प्रतिकर्षित हो गया। इसके अलावा जो अगला अन्य आया जो इसके थोड़ा सा और पास आ गया, वो और पीछे की तरफ प्रतिकर्षित हो गया। तो जैसे जैसे होता जा रहा है ये कोण बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है, कोण बढ़ता जा रहा है। कोण कौन सा, जैसे कि मैं कहूंगी यदि ये वाला आ रहा था तो ये दिशा कौन सी थी इसकी जाने की, ये दिशा थी। किस कोण पर प्रतिकर्षित हुआ, इस कोण पर। जब क्या हुआ कि जब ये वाला कोण आया, जब ये वाला अल्फा कण आया तो इसकी दिशा कौन सी थी जाने की, जो आगे निकलता है ये इस दिशा में जाता, तो ये इस कोण पर प्रतिकर्षित हुआ, यानी कोण बढ़ गया। अब जब इसकी बात आई तो ये आगे बढ़ेगा, इस वाले दिशा में जा रहा था, तो यहाँ से जो यहाँ कोण होगा ये और बढ़ गया, यानी कि ये पहले 90 से कम था कोण, ये लगभग 90 हो गया और ये 90 से ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा वाले जो हैं ये वापस आ जाते हैं, जो 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनाते हैं, जो कि कहा भी हुआ है कि 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित हो जाते हैं, वे वापस लौट आते हैं। कहाँ लौट आते हैं, वापस लौट आते हैं। तो इससे ज्ञात होता है कि जब धनावेशित अल्फा कण स्वर्ण पत्र के परमाणुओं में से गुजरते हैं तो कुछ अल्फा कणों पर इतना अधिक प्रतिकर्षण बल लगता है कि वह अपने मार्ग से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होकर वापस लौट आते हैं। इसका मतलब यह है कि जो कण इसके पास से गुजरते हैं वो 90 डिग्री से अधिक कोण पर प्रकीर्णित होते हैं और वे वापस लौट आते हैं। तो जो दूर होंगे इससे नाभिक से वो सीधे निकल जाएंगे या कम कोण पर प्रकीर्णित होंगे, और जो इसके पास से गुजरेंगे, जो इसके समीप से गुजरेंगे, वो वापस लौट आएंगे, क्योंकि उनका कोण क्या होगा, बढ़ जाएगा, वो 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला, निष्कर्ष यह निकाला कि परमाणु का समस्त धनावेश, ये जो परमाणु है ये क्या है, ये परमाणु है, इस परमाणु का जो समस्त धनावेश है, सारा धनावेश जो है इसके अंदर, वो कहाँ केंद्रित है, वो केंद्रित है बिल्कुल बीच में, इस परमाणु के केंद्र पर केंद्रित है वो। तो उन्होंने क्या निकाला कि समस्त धनावेश उसके केंद्रीय भाग के अति सूक्ष्म स्थान पर केंद्रित है, अति सूक्ष्म स्थान पर संकेंद्रित रहता है, जिसे उन्होंने बाद में क्या कहा, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। क्या कहा, नाभिक कहा। इसको नाभिक इन्होंने कह दिया कि जो धनावेश यहाँ पर है दिख रहा है, समझ में आ रहा है, दिख नहीं रहा, समझ में आ रहा है,
तो वो समझ में आ रहा जो धनावेश है वो उसे उन्होंने नाभिक की संज्ञा दे दी, यानी कि न्यूक्लियस उसे कहा गया। क्या कहा गया? न्यूक्लियस उसे कहा गया। आगे पॉइंट पर आते हैं। अल्फा कण नाभिक के जितने समीप जाता है उस पर उतना ही प्रतिकर्षण बल लगता है। अल्फा कण पर क्योंकि धनावेश होता है और नाभिक पे भी धनावेश होता है, इसी वजह से वो जितना करीब जाएगा, जो अल्फा कण इसके जितने करीब पहुंचेगा उस पर उतना ही ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, और वह उतने ही बड़े कोण पर विक्षेपित होता है। ये थ्योरी निकल कर आई। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी की गणना कर निष्कर्ष प्राप्त किया कि नाभिक की त्रिज्या जो लगभग इतनी होती है। जो कण इसके नजदीक से गुजरते गए और उनको एक संसूचक, जो यहाँ पर एक संसूचक लगा रखा था, इस प्रकार का एक संसूचक लगा दिया, यानी कि एक सूक्ष्मदर्शी लगा दी इस प्रकार की, और वो सूक्ष्मदर्शी इनकी काउंटिंग कर रही थी। सूक्ष्मदर्शी क्या कर रही थी? इनकी काउंटिंग कर रही थी। वो देख रही थी कि जो है कितने अल्फा कण किस तरह से पहुंच रहे हैं, और ये एक स्केल पर भी घूम रही थी। आपको दिखाया था ना, एक स्केल पर घूम रही होती है सूक्ष्मदर्शी, इस प्रकार से एक स्केल पर घूम रही थी सूक्ष्मदर्शी। तो उसने देखा कि विभिन्न दिशाओं से विभिन्न जो है अल्फा कण उस तक पहुंच रहे हैं। कभी सूक्ष्मदर्शी यहाँ पहुंच जाती थी, कभी यहाँ पहुंच जाती थी, कभी यहाँ पहुंच जाती थी। तो वो देख रही थी कि सूक्ष्मदर्शी की कहाँ से किस एंगल पर, किस कोण पर अल्फा कण उस तक पहुंच रहे हैं। तो उसके आधार पर कहा गया कि नाभिक के निकटतम पहुंच की दूरी की गणना पर, यानी कि जो कण उसके पास से गुजर कर जा रहे थे और वो सूक्ष्मदर्शी उसको मेजर कर रही थी, जैसे कि ये केवल स्केल इतना ही नहीं है, ये स्केल बढ़ता चला जाएगा और ऐसे पूरा घूम जाता है इसके लिए। ठीक है, तो पीछे तक भी जो कण वापस आ रहे थे उनको भी वो देख रही थी। तो जो निकटतम पहुंचने वाले कण थे उनकी उसने गणना की और उसके आधार पर निष्कर्ष निकाला और ये कहा कि नाभिक की त्रिज्या क्या होती है? लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। कितनी होती है नाभिक की? नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर होती है, जो कि परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10, ये मैंने इससे पहले के लेक्चर में बताया था कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर की होती है, उसकी तुलना में बहुत कम है। अब आप ये कह रहे हो 10⁻⁻15 मीटर है ये नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻10। तो जो माइनस की घात होती है वो छोटी वाली जो घात होगी वो बड़ी वाली घात से बड़ी होती है, यानी 10⁻⁻10 मीटर बड़ा है 10⁻⁻15 मीटर से। तो इसका मतलब क्या था? ये तो नाभिक, ये तो क्या है? परमाणु। तो परमाणु की कोटि क्या है? 10⁻10 मीटर की, और जो नाभिक की कोटि है वो 10⁻⁻15 मीटर की है। आई बात समझ में? तो ये जो है ये इससे बहुत छोटा है, यानी कि नाभिक क्या है? परमाणु से बहुत छोटा है, क्योंकि परमाणु के आकार की तुलना में नाभिक अत्यंत छोटा है, ये बहुत छोटा है। ये निष्कर्ष यहां पर निकल कर आया। फिर बाद में क्या हुआ कि रदरफोर्ड ने कूलाम के नियम का सहारा लिया। किसका नियम का सहारा लिया? कूलाम के नियम का। कूलाम का नियम आपने पढ़ लिया होगा, जब आवेश की बात आई होगी तो आवेश, ये आपकी 12th क्लास की जो फर्स्ट पार्ट है फिजिक्स का, उसमें आपका चैप्टर आया होगा स्थिर वैद्युतिकी का। तो स्थिर वैद्युतिकी में आपने ये कूलाम का नियम पढ़ लिया होगा। तो कूलाम के नियम का रदरफोर्ड ने सहारा लिया और इस आधार पर सिद्ध किया कि जो थीटा कोण पर प्रक्षेपित हो रहे हैं कण, थीटा कोण पर प्रक्षेपित जो कण हो रहे हैं, और अल्फा कणों की संख्या जो n है, अल्फा कणों की संख्या जो n आ रही है हम पे, वो थीटा के साथ यदि वो उसके बीच में एक संबंध है। क्या है? जो संख्या n है अल्फा कण जो विक्षेपित होकर पहुंच रहे हैं संसूचक पर, और जो वह थीटा कोण से विक्षेपित हो रहे हैं, उन दोनों के बीच में उन्होंने एक संबंध निकाला। क्या निकाला संबंध? n जो होता है अनुक्रमानुपाती होता है 1/sin⁴ θ/2k, यानी कि इस संबंध से उन्होंने थीटा और n के बीच में एक संबंध बनाया। ठीक है, तो ये इन्होंने ये निकाला। इसके बाद में जो थे गाइगर और मार्सडेन, जो इनके सहयोगी थे रदरफोर्ड के, उन्होंने भी अलग से एक प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड के प्रयोग को उन्होंने दोहराते हुए थीटा कोण पर विक्षेपित अल्फा कण की संख्या n और थीटा के बीच ग्राफ प्राप्त किया। उन्होंने क्या किया? ग्राफ बनाया n और थीटा के बीच में, जो कि रदरफोर्ड के ये वाले सूत्र के अनुरूप पाया गया। यानी कि उन्होंने क्या करा? गाइगर और मार्सडेन ने n और थीटा के बीच में ग्राफ बनाया और प्रयोग किया उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करके विभिन्न जो है
पन्नियों पर, विभिन्न पत्रों पर, यानी कि जो थे आपके धातु के पत्रों पर, विभिन्न धातु के पत्रों पर उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करी। उनके आधार पर उन्होंने पाया कि जो इसमें निष्कर्ष आते हैं, जो इसमें निष्कर्ष निकल कर आते हैं, वो किसके अनुरूप पाए गए? इस सूत्र के अनुरूप पाए गए। यानी कि थीटा का मान रखोगे यहाँ पर, थीटा का मान यदि सपोज करो 20 डिग्री रखते हो, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ये डिग्रीज हैं, डिग्री दी हुई है, कोण दिया हुआ डिग्री में, और ये दी हुई है 10 की पावर 2, क्या 10 की पावर 2 अल्फा कण, 10 की पावर 3 अल्फा कण, 10 की पावर 4 अल्फा कण, 10 की पावर 5 अल्फा कण, 10 की पावर 6 अल्फा कण, 10 की पावर 7 अल्फा कण। यदि आप इसको 60 रख दोगे थीटा को, तो 60 रख के देखते हैं क्या आता है। तो n प्रोपोर्शनल यानी कि अनुक्रमानुपाती 1/sin 4, साइन की घात 4, थीटा की जगह मैं 60/2, कितना आ गया ये अनुक्रमानुपाती n, 1/sin 4, ये 30 डिग्री आ गया। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2, तो रख दो जरा। तो n प्रोपोर्शनल 1/2 रख दिया मैंने यहाँ पे, और इसकी घात कितनी है? 4, तो कितना आ गया? ये 16 आ गया। कितना आ गया? 1/16, और 16 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। यानी कि n कितने आ गए? 16 आ गए। यानी कि 16 अल्फा कण 60 डिग्री पर प्रकीर्णित हुए। n बराबर 16 कण 60 डिग्री पर प्रकीर्णित हुए। आई बात समझ में? यानी कि 60 डिग्री जहाँ पर है, यहाँ पर लगभग 16 कण प्रकीर्णित हुए, यानी कि कहीं यहाँ संख्या होगी 16 कणों की। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग कोणों पर इन्होंने रखकर ग्राफ खींचा, और ग्राफ से इन्होंने निकाला निष्कर्ष कि ये सूत्र बिल्कुल ठीक है। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग ही जो है रदरफोर्ड ने जो सूत्र निकाला था, उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है ये सही व्याख्या करता है जो प्रकीर्णित कर्ण है और थीटा की। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि इस प्रकार अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग पर परमाणुीय दूरियों के लिए कूलाम के नियम की भी सत्यता सिद्ध हुई। यानी कि हम यहाँ पर परमाणु दूरियों के लिए कूलाम के नियम को लगा सकते हैं। यानी कि परमाणु दूरी, यानी कि परमाणु की जब हम दूरियां निकालेंगे अलग अलग, तो उन दूरियों के लिए किसका सूत्र हम लगा सकते हैं? कूलाम का नियम हम लगाकर जो है अपना काम कर सकते हैं आगे। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हुआ। इसके अलावा भी एक पॉइंट और है इसमें छोटा सा, उसमें क्या कहा गया कि अन्य धातुओं जैसे चांदी के पतले पत्र यानी चांदी की पतली पन्नी पर इस प्रयोग को दोहराया गया, और प्रयोग दोहराने के बाद में निष्कर्ष निकाला गया कि विभिन्न धातुओं में नाभिक का धनावेश भी भिन्न भिन्न होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चांदी या फिर अन्य धातुओं की पतली पन्नियां ली गई, उन पर भी अल्फा कणों की बमबारी की गई। जिस तरह से अल्फा कण भेजे जा रहे हैं ना, ऐसे की गई। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे कि इसने प्रकीर्णित किया अलग अलग कोण पर, ऐसे ही और पन्नियों ने भी और परमाणुओं ने भी कणों को, अल्फा कणों को प्रकीर्णित किया। पर प्रकीर्णन का जो तरीका था, प्रकीर्णन का जो कोण थीटा था, जो जिस थीटा पर वो प्रकीर्णित कर रहे थे, उससे अलग उन्होंने प्रकीर्णित किया। यानी कि इसमें जो थीटा था वो हो सकता है कि कम आ रहा हो, उसमें थीटा बढ़ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपका नाभिक बड़ा है, यदि नाभिक इसमें कितना था 10 की पावर 15 मीटर का, यदि नाभिक बड़ा है, नाभिक की त्रिज्या ज्यादा है, तो वो ज्यादा प्रकीर्णित करता है। क्या करता है? यदि धनावेश यहाँ पर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो उसी दर से प्रकीर्णित करेगा। यानी प्रकीर्णित करने में उसमें अल्फा कणों की संख्या जो प्रकीर्णित होकर ये पहुँच रही है बाद में, ये वाली जो संख्या पहुँच रही है, ये जो प्रकीर्णित होकर अल्फा कण निकल रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। यदि धनावेश क्या होगा? बड़ा होगा। यानी नाभिक क्या होगा? बड़ा होगा। तो इनकी संख्या जो होगी, प्रकीर्णित होने वालों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि सीधे कम जाएंगे, सीधे जो बिल्कुल सीधे निकल रहे हैं उनकी संख्या घटेगी, और प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या बढ़ जाएगी। तो जितना नाभिक बड़ा होगा उतनी ही संख्या प्रकीर्णित कणों की आएगी, और जो सीधे निकलेंगे उनकी संख्या घट जाएगी। जैसे सीधे निकल रहे हैं इनकी संख्या घट जाएगी। तो इस प्रकार से रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट समझाया, और इसके आधार पर ही नाभिक को हमने जाना, और ये भी जाना कि नाभिक का आकार क्या होता है। अब आगे हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो इसके आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिक के बारे में बताया कि नाभिक क्या होता है। नाभिक जो एक धनावेश होता है और साथ में उसकी त्रिज्या क्या होती है, 10 की पावर -15 मीटर, जो कि परमाणु के आकार से काफ़ी छोटी है। तो उन्होंने इसके बारे में बताया। बच्चों, एक आंगिक प्रश्न है। आंगिक प्रश्न 1, अभी हमने एक सूत्र पढ़ाया था आपको, जो कि क्या था
n प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ थीटा बटे 2। तो यहाँ पर थीटा और n के बीच में रदरफोर्ड ने एक सूत्र निकाला था जिस पर आधारित ये प्रश्न है। तो ये क्या प्रश्न है उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। तो ये कहता है यदि रदरफोर्ड के प्रयोग में, यदि रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया उसमें 90 डिग्री के कोण पर प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या 56 प्रति मिनट है। लेकिन 90 डिग्री के कोण पर जो प्रकीर्णित अल्फा कण है उनकी संख्या 56 प्रति मिनट है। तो 120 डिग्री का यदि कोण हो जाए तो प्रकीर्णित होने वाले अल्फा कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हल देखते हैं इसका। इस पे कहा हुआ है जब 90 डिग्री का कोण आता है तो जब n 90 है तो कितने अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं? 56। और जब कोण कितना हो जाएगा? 120, यानी कि n 120 हो जाएगा तो हमें संख्या n की निकालनी है। थीटा कितना कितना दिया हुआ है? तो थीटा दे दिया है 90 डिग्री और थीटा 1 कह लो इसे, थीटा 2 क्या दे दिया है? 120 डिग्री। ये दो दिए हुए हैं तो इस सूत्र को रखेंगे हम। तो n क्या है ये? तो हम क्या करेंगे? n 90 बटे n 120 ये हमने रख दिया, ठीक है, बराबर क्या होगा? ये बटे में है तो जो साइन की 4 जाएगी ऊपर, साइन की पावर 4, थीटा जो ये 1 था तो ये थीटा 2 बटे 2 और ये कितना आएगा? साइन की पावर 4 थीटा 1 बटे 2। इस प्रकार से आ जाएगा। जब आप भाग दोगे ना तो ये आ जाएगा। और n 90 कितना है? 56 डिग्री है, 56 जो है आपके कण हैं तो n 120 रख दिया हमने डिग्री में। और इस साइन की पावर 4 थीटा 2 क्या था हमारा? 120 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री यहाँ नीचे है तो ये ऊपर आएगा यहाँ पर 120 डिग्री। और नीचे क्या आएगा? साइन की पावर 4 90, ये सॉरी यहाँ पे आएगा 120 बटा 2 और यहाँ 90 डिग्री बटा 2, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, ये हमने मान रख दिए। तो आपको क्या क्लियर? तो ये करो 56 बटे n 120 डिग्री बराबर, इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 120 बटा 2 यानी कि ये आ गया 60 डिग्री। और जब इसे आप भाग करोगे तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 45 डिग्री आ जाएगा। और सही करते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं हम? साइन 60 बटे साइन 45 और जो दोनों की 4 घात है इस 4 घात को हम यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो साइन 60 कितना होता है? साइन 60 होता है हमारा √3 बटा 2 और ये कितना होता है? ये होता है 1 बटे √2 की घात 4। सही आ गया समझ में? तो ये जो √2 नीचे सबसे, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? √3 गुणा √2 और ये 2 नीचे आ जाएगा और इसकी घात 4 हो जाएगी। तो √3 की घात 4 कितनी हो जाएगी? √3 की घात 4 हो जाएगी, यानी कि √3 को यदि हम 4 बार लिख दें तो ये ऐसे लिख सकते हैं। और √2 को भी 4 बार लिख दिया, √2 गुणा √2 गुणा √2 गुणा √2 और नीचे कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। सही है, इसे सोल्व कर लो। √3 3 होता है, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ऐसे ही ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई से कितना आएगा? 2 2 और नीचे क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 1 2 और ये कट गए आपस में तो कितना गया? 3 3 9 बटे 4। तो इस प्रकार से ये हमारा आ चुका। तो ये यहाँ कितना है? 56 बटे n 120 हमें निकलना है, n 120 हमें निकालना है। तो इसे वहाँ ले जाओ, इसे यहाँ ले जाओ तो ये आ जाएगा 56 गुणा 4 बटे 9 और ये लगभग आएगा आपका 24.89 बराबर 25 आ जाएगा। तो 25 कण प्रति मिनट। तो 1 मिनट में कितने कण निकलेंगे? 25 कण निकलेंगे। तो बच्चों ये लेक्चर हमारा अब यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिस्कशन करेंगे जिसमें आएगा रदरफोर्ड का मॉडल। जो रदरफोर्ड का हमने अभी क्या पढ़ा कि उसने अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया, तो उसी का ही रदरफोर्ड का ही हम मॉडल भी देखेंगे। क्या देखेंगे? का मॉडल देखेंगे। साथ में हम जो मॉडल देखेंगे वो नील बोर का मॉडल देखेंगे। नील बोर का मॉडल हम लोग देखेंगे और इसके अलावा नाभिक के आकार का आकलन भी हम करेंगे। तो नाभिक के आकार के लिए हम क्या करेंगे? एक सूत्र का डेवलपमेंट करेंगे और उसको देखेंगे कि किस प्रकार उसमें मान रखकर विभिन्न संख्याओं के हम नाभिक का आकार निकाल लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में। तो हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।